हेलो बच्चों, वेलकम बैक। दिस इज़ मी श्रेष्ठ कुशवाहा, योर साइंस एजुकेटर एट बिब्लियोहॉलिक्स। तो अभी हम वन शॉट सीरीज़ अपना कर रहे थे, जिसमें हमने पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग स्टार्ट किया था, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी चैप्टर पे अपलोडेड है। पार्ट 2 को कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 1 में हमने स्टेट ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर और कुछ क्वेश्चंस किए थे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर किया था, और उसके बाद 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था, और उसके अलावा 2 और नए स्टेट्स जो अभी ऐड हुए हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम फेस ट्रांसफॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे। लेक्चर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर कर दो अपने दोस्तों को, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अच्छा, इसी चैनल पर क्लास 10th के भी वन शॉट सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर दी है ऑलरेडी। उसका एक चैप्टर अपलोड हो चुका है। अपने दोस्तों को, भाई बहन को, जिसको भी शेयर करना है उनको शेयर करो। बार फिर से कहता हूँ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं भी बांट रहा हूँ बढ़ाने के लिए, आप भी बांटो, बढ़ेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते ज़्यादा। फेज ट्रांसफॉर्मेशन तो होता क्या है? फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एंड बैक टू द ओरिजिनल स्टेट इज नोन एज फेज ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत ही बेसिक सा क्लासिक सा एग्जांपल आता है, आइस से वाटर बनना। जब आप और वाटर से वापस से आइस बन जाना। पानी को कंटेनर में रख के फ्रीजर में रखते हो, रात भर जमाते हो, तो सुबह देखते हो तो वाटर से आइस बन चुका होता है। और जब उस आइस को आप खुले में छोड़ दो तो एटमॉस्फेयर की गर्मी को एब्जॉर्व करके वो वापस से वाटर के फॉर्म में चेंज होने लगता है। या आइस को आप हीट भी करोगे तो भी वो वाटर बनने लगता है। तो आइस को जब हीट किया तो वो वाटर बना। वाटर को जब कूल किया, ठंडे में रखा, फ्रीज किया, तो जाके आइस बन गया। तो आइस सॉलिड फॉर्म में, वाटर लिक्विड फॉर्म में। एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम वन टू अनदर एंड बैक टू द वन टू अनदर एंड बैक टू द ओरिजिनल इज नोन एज फेज ट्रांसफॉर्मेशन। अब अभी जो मैंने एग्जांपल दिया वो चेंजिंग टेम्परेचर के बेसिस के हेल्प से हम फेज ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे। आगे अभी जो हमारे सिलेबस के हिसाब से टेम्परेचर और प्रेशर, दो कंडीशंस के को चेंज करके हम फेज ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अभी मैंने एग्जांपल दिया टेम्परेचर का, आगे टेम्परेचर और प्रेशर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे देखो, हाँ, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, ये एनसीईआरटी का फिगर 1.9 डायग्राम है। इसमें बताया लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड से गैस बना सकते हैं, गैस से सॉलिड बना सकते हैं। ये ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है। डायग्राम डायरेक्ट पेपर में आ सकता है, या तो आपको बनाने के लिए भी आ सकता है, बहुत बेसिक से आप बना भी सकते हो, या तो आपको डायग्राम बनाया आ सकता है, आपको बस लेबलिंग करने के लिए आ सकता है। तो ये सारे प्रोसेस याद रहने चाहिए। सॉलिड से लिक्विड बनने के प्रोसेस को फ्यूज़न कहते हैं, लिक्विड से गैस बनने को वेपराइजेशन कहते हैं, लिक्विड से वापस सॉलिड बनने के प्रोसेस को सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, गैस से वापस लिक्विड बनने के प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। सॉलिड से डायरेक्ट गैस के में भी चेंज कर सकते हैं हम। सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनने के प्रोसेस को सब्लिमेशन, और गैस से वापस सॉलिड बनने के प्रोसेस को डिपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये 6 जो भी प्रोसेस हैं, फ्यूज़न, सॉलिडिफिकेशन, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, ये 6 के 6 प्रोसेस आपको अच्छे से याद होने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले सबसे चेंज इन टेम्परेचर से, टेम्परेचर चेंज करने से कैसे स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है। तो अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जितने भी स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, उनमें जो पार्टिकल हैं वो मूव करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर में मैंने 3 बताया था। स्पेस होता है, कंटिन्यूसली मूविंग एंड अट्रैक्ट ईच अदर, 3 बताया था। उसमें से दूसरा वाला जो था, आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि चूँकि पार्टिकल हमेशा कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी रहती है। और जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से वेलोसिटी पार्टिकल की बढ़ जाती है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो वेलोसिटी बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। तो होता क्या है, ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग फास्टर। टेम्परेचर बढ़ाया, स्पीड बढ़ा, पार्टिकल अपने पोजीशन पे तेज़ी से वाइब्रेट करने लगा, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई, तो पार्टिकल अपने पोजीशन पे तेज़ी से वाइब्रेट करने लगा। तो ये जो वाइब्रेशन हुआ, इसकी वजह से जो एनर्जी आई वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर दी। मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था पार्टिकल्स के बीच में, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बीट करने के लिए जितनी एनर्जी होती है वो इस वाइब्रेशनल एनर्जी ने उतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दी। तो ये जो सॉलिड के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स था वो अब कुछ कम हो गया, जिसकी वजह से पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर चले गए, जिसकी वजह से सॉलिड से, ये सॉलिड वाला फॉर्म था आपका,
सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर था, सॉलिड से आपका जो स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड में चेंज हो गया। समझ में आ रहा है बात? तो एनर्जी सप्लाइड बाई द हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल लीव देयर फिक्स पोजीशन, पार्टिकल अपने पोजीशन को छोड़ के स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। पहले सॉलिड में एकदम पास पास थे, एनर्जी मिली, वाइब्रेट किए, थोड़ा दूर गए और फ्रीली मूव करने लगे, ठीक है। एंड एज द फ्री स्पेस इंक्रीजेज इट मीन्स सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। धीरे धीरे सॉलिड्स में, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर जाने लगे, तो धीरे धीरे सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होने लगा। और एक पॉइंट आता है जिसमें जब पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। आगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर में ही आगे एक पॉइंट है, व्हेन वी फर्दर ही इंक्रीज द टेम्परेचर, जैसे जैसे और टेम्परेचर सॉलिड से लिक्विड हो गया, आइस से हम वाटर पा चुके हैं, अब वाटर को और हीट करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वाटर के मॉलिक्यूल लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, अब उससे भी कम फोर्स हो जाएगा। एनर्जी और ज़्यादा बढ़ रही है तो फोर्स और कम होता जाएगा, तो और दूर दूर पार्टिकल मूव करेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स बिकम मोर वीक एंड दे मूव मोर फ्रीली एंड स्टेज इज रीच्ड व्हेन लिक्विड बॉयल्स एंड इज कन्वर्टेड इनटू गैस। अब धीरे धीरे लिक्विड के पार्टिकल भी और दूर जाने लगेंगे एक दूसरे से। 4 लिक्विड के थे, अब इससे और दूर जाने लगेंगे। यहाँ बना देता हूँ, और दूर गए और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो सॉलिड लिक्विड से अब गैसियस फॉर्म में मैटर जो है चेंज कर जाता है। अच्छा, अब इसका अपोजिट होता है, टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉलिड से लिक्विड बना, लिक्विड से गैस बना। अब टेम्परेचर कम करते हैं तो गैस से सॉलिड बन जाता है, गैस से लिक्विड बन जाता है, लिक्विड से सॉलिड बन जाता है। सॉलिड को हीट किया, हीट का सिंबल ये होता है, सॉलिड को हीट किया तो लिक्विड बना, और लिक्विड को फर्दर हीट किया तो गैस बना। अब गैस को जब कूल करेंगे तो लिक्विड बनता है, लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड बनता है, ठीक है। ऑन अपोजिट टू दिस डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, मतलब ठंडा किया, गैस गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, गैस वापस से लिक्विड बन गया और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाने में काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी। तो उल्टा होगा, अगर टेम्परेचर घटेगा, ठंडा करेंगे तो पार्टिकल और रिलैक्स पोजीशन पे आके बैठने लगेंगे, अपना रिलैक्स स्टेट में आएंगे, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा, गैस से लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट आता है आपका व्हाट इज़ मेल्टिंग पॉइंट और व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट। ये दोनों पॉइंट डेफिनेशन अच्छे से याद होनी चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। इट इज़ डिफाइंड दैट टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स। सॉलिड को जब आप हीट कर रहे थे तो उसके पार्टिकल्स जो है थोड़ा थोड़ा दूर दूर जाने लगे थे, तो जिसकी वजह से सॉलिड धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होने लगा था। जिस पॉइंट पे पूरा का पूरा सॉलिड पूरी लिक्विड में पूरे का पूरा सॉलिड लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, उस पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली इंडिकेशन है कि पार्टिकल के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मेल्टिंग पॉइंट, ये मेल्टिंग पॉइंट है आपका। मेल्टिंग पॉइंट से पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल हाई है, जिसकी वजह से सॉलिड स्टेट में है लिक्विड, सॉलिड स्टेट में है मैटर। जब मेल्टिंग पॉइंट आया तो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, जिसकी वजह से अब लिक्विड स्टेट में चला गया। तो समझ में आ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट एक तरीके से वो पॉइंट का इंडिकेशन है जिसपे जो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल को बता रहा है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट को डिफाइन किया जाता है टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट। जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उसको मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन करते हैं। वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर एट विच लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड बनने के प्रोसेस को मेल्टिंग बोलते थे। तो जिस पॉइंट पे लिक्विड बनेगा उसको मेल्टिंग पॉइंट बोल देते हैं। वैसे ही लिक्विड से गैस बनने के प्रोसेस को बॉइलिंग बोलते हैं। जिस पॉइंट पे बॉयल होता है उस पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। लेटेंट हीट, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है लेटेंट हीट। बच्चों को थोड़ा सा इसमें दिक्कत आती है। देखो हो क्या रहा है, जब आप हीट करोगे सॉलिड को जैसे जैसे आप हीट करते हो उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। पहले सॉलिड था -10 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ पे मैं आपको टेम्परेचर मेंशन करके और इधर हीट दिखा रहा हूँ कि हीट जैसे जैसे बढ़ती जा रही है। पहले टेम्परेचर सॉलिड बर्फ़ था, -10 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ था। हीट करोगे तो धीरे धीरे -10 से 0 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस पे आ गया, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे
पानी जो है सॉलिड बन जाता है, सॉलिड जो है वाटर बन जाता है। होता क्या है 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड भी फॉर्म में भी मैटर होता है और लिक्विड फॉर्म में भी होता है। मैटर बेसिकली यहाँ पे मैं वाटर का एग्जांपल लेके डिस्कस कर रहा हूँ। तो होता क्या है, जैसे आप 0 डिग्री सेल्सियस जो कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है वहाँ पहुँचते हो तो वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में भी होता है और सॉलिड फॉर्म में भी होता है। तो होता क्या है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है लेटेंट हीट का। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, लेटेंट मीन्स हिडन, ठीक है। लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आता है। होता क्या है, जब इस टेम्परेचर पे पहुंचते हैं तो सॉलिड से लिक्विड के बीच में धीरे धीरे हीट किया तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसका सॉलिड है, इसका धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है। जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है तो उस जो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर रही थी, उस काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा सॉलिड के से लिक्विड के फॉर्म को चेंज करने में चला जाता है। वो एक तरीके से लेटेंट छुपा सा रह जाता है। आपको टेम्परेचर उस पॉइंट पे 0 डिग्री सेल्सियस पे कुछ पॉइंट तक ऐसा होगा कि आपको टेम्परेचर बढ़ते हुए नहीं दिखेगा। ये 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस से वापस 100 डिग्री सेल्सियस तक जब तक आप मूव करोगे तो तब तक टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे अगेन फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका टेम्परेचर आप जब नोट करोगे, आप हीट करोगे, सॉलिड से लिक्विड बनाओगे, लिक्विड से गैस पे जा रहे होगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे फिर से वाटर टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। इस टेम्परेचर पे वाटर और गैस दोनों एग्जिस्ट करते हैं। वाटर जो है कुछ लेटेंट हीट एब्जॉर्व करके छुपी हुई हीट, जो एनर्जी वाइब्रेशन की वजह से जो एनर्जी आ रही थी उसका कुछ हिस्सा छुपा लेता है और लिक्विड से गैसियस फॉर्म में चेंज होने में हेल्प करता है। ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन कुछ पॉइंट पे टेम्परेचर रिमेन्स सेम डिस्पाइट गिविंग हीट। 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस दोनों पॉइंट पे ऐसा होता है कि हीट दे रहे हो लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो ये हीट गया कहाँ, ये एनसीईआरटी की पॉइंट लाइन से डायरेक्ट मैंने एनसीईआरटी से उठाया है। इट इज़ स्टोर्ड एज लेटेंट हीट। लेटेंट मीन्स हिडन। वो उस टेम्परेचर पे जो हीट आप दे रहे हो वो हीट सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड को गैस में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ हो जा रही है, जो कि आपको लगता है कि वेस्ट। एक तरह से आपको समझ ही में नहीं आता कि हो क्या है। होता है अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे जाओ तो, और बॉन्ड्स को ब्रेक करने के बीच में बेसिकली वो एनर्जी यूज़ हो जाती है। दस लेटेंट हीट इज़ डिफाइंड एज द एनर्जी दैट गेट्स हिडन ड्यूरिंग द फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे जो एनर्जी छुपी रह जाती है उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। चलो, दो टाइप के लेटेंट हीट पढ़ने, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इस डायग्राम में मैंने अभी आपको दिखाया फ्यूज़न और वेपराइजेशन का प्रोसेस। सॉलिड से लिक्विड बनने में के प्रोसेस को फ्यूज़न कहते हैं और लिक्विड से गैस बनने के प्रोसेस को वेपराइजेशन कहते हैं। तो जो जब सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, यानी जब फ्यूज़न का प्रोसेस हो रहा है, तो उस पॉइंट पे उस समय जो लेटेंट हीट छुपी रह जाती, जो हीट छुपी रह जाती है, जिसको कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहने लगते हैं हम लोग, ये होता है वाटर के केस में 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। द अमाउंट ऑफ हीट energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट चाहिए होती है उसको लेटेंट हीट कहते हैं। सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, फ्यूज़न का प्रोसेस हो रहा है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहलाएंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो भी हम करते हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे नापते हैं। नॉर्मल अर्थ लेवल पे, ग्राउंड लेवल, सी लेवल पे रख के सारी चीज़ों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सी लेवल पे सारे एक्सपेरिमेंट की जो वैल्यूज़ होती हैं हम सी लेवल के हिसाब से नाप के चलते हैं। अगर और ऊपर जाओगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो उसको कंसीडर करना होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न में भी, वेपराइजेशन में। वेपराइजेशन में अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलो लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए बॉइलिंग पॉइंट पे जो एनर्जी छुप जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देता है, उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन करना था। यहाँ पे आप देख लेना इसको, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। टेम्परेचर का चेंज पढ़ लिया, अभी प्रेशर का चेंज पढ़ते हैं। अब देखो, जैसे आपका इस कंटेनर पे हमने गैस लिया तो गैस के पार्टिकल्स जो है थोड़े थोड़े काफ़ी दूर थे। ये गैस के एक कंटेनर में गैस लिया तो गैस के पार्टिकल्स दूर दूर हैं। जब इस पर प्रेशर लगाओगे, ऊपर से ज़बरदस्ती आप इसको कंप्रेस कर रहे हो तो इसके पार्टिकल्स जो है पास पास आने लगेंगे। तो होगा क्या, एकदम नीचे बैठ जाएंगे। ये एक तरीके से ऐसा हो गया। तो अब ये धीरे से आप देखोगे कि गैस फॉर्म से सॉलिड लिक्विड फॉर्म में चेंज हो चुका है। जो आपके घर में LPG CNG वगैरह आते हैं
तो गैस सिलेंडर के अंदर हिलाओगे, कभी आप उसको शेक किया होगे तो ध्यान दिए होगे कि लिक्विड साथ कुछ आवाज़ आता है कि जैसे पानी हिल रहा है कंटेनर के अंदर। तो होता क्या है, वो गैस को इतना हाई प्रेशर पे कंप्रेस किया जाता है कि वो लिक्विड फॉर्म में ले लेता है। गैस को कंप्रेस किया, उसके पार्टिकल्स पास आ गए, जिसकी वजह से लिक्विड जो है सॉलिड गैस जो है लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया, और गैस को फर्दर और ज़्यादा कंप्रेस करेंगे तो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। इसका एग्जांपल आता है ड्राई आइस, जो मैंने आपको बताया सॉलिड CO2 होता है। सॉलिड CO2 जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे कंप्रेस करते हैं तो सॉलिड फॉर्म में, क्यूब्स के फॉर्म में आ जाता है। अच्छा, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कुछ ऐसा धुआं जैसा सीन जो आते हैं मूवी में, उसमें सॉलिड आइस ही यूज़ किया जाता है। उसको सॉलिड आइस को जब आप खुले में छोड़ देते हो तो सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है, इस वजह से वो सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होने लगता है। सब्लिमेशन का प्रोसेस मैंने बताया, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनना सब्लिमेशन होता है, उसका अपोजिट गैस से सॉलिड बनना डिपोजिशन होता है, जो भी मैंने पीछे आपको डायग्राम दिखाया था फिगर 1.9 NCERT का, उसमें था। तो सॉलिड से गैस बनना सब्लिमेशन होता है। तो होता क्या है, जब आप इस ड्राई आइस को हवा में, एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हो तो ड्राई आइस डायरेक्ट गैस फॉर्म में चेंज होने लगता है, जिसकी वजह से जो पिक्चरों में, मूवीज़ में धुएँ वाला सीन आता है ना, वो उसमें ड्राई आइस यूज़ होता है। तो अभी चलो पॉइंट एक बार पढ़ लेते हैं। Effect of pressure. If we start putting pressure and compress the gas, we make the particle come closer. जैसे जैसे गैस को कंप्रेस करेंगे उसके पार्टिकल्स को पास ले आते जा रहे हैं तो डिस्टेंस कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, गैस से लिक्विड में चेंज हो जाएगा। दिस विल इंक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम ऑल्सो एज दे मूव क्लोजर नाउ, हैंस गैस कैन बी लिक्विफाइड ऑन अप्लाइंग प्रेशर। ठीक है, गैस को लिक्विड में चेंज कर दिया, लिक्विड को फर्दर और कंप्रेस करके सॉलिड में भी चेंज कर सकते हैं। चलो अगला लास्ट टॉपिक आता है अपना इवापोरेशन। चलो आगे पढ़ते हैं इवापोरेशन के बारे में। तो ये लास्ट टॉपिक है अपने इस चैप्टर का, उसके पास मुश्किल से 10 मिनट का और टॉपिक है इवापोरेशन। इवापोरेशन इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस बिफोर इट्स बॉइलिंग पॉइंट। देखो, सॉलिड से लिक्विड बन रहा था और लिक्विड से गैस फॉर्म में चेंज होता है। सॉलिड से लिक्विड बनने में मेल्टिंग के प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं, और इसमें मेल्टिंग पॉइंट पे सारे सॉलिड 1 kg सॉलिड 1 kg लिक्विड में कन्वर्ट होता है। लेटेंट हीट कॉन्सेप्ट अभी समझाया मैंने। तो मेल्टिंग पॉइंट पे सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है और बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड जो है गैस में चेंज होता है। अब होता क्या है, कई बार कुछ लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट से पहले, अगर आप ऐसे देखोगे घर में गीला कपड़ा फैला के छोड़ दो तो धीरे धीरे सूख जाता है। लिक्विड का, पानी का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन नॉर्मल रूम का 30 डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। उस केस में भी कपड़े जो हैं सूख जाते हैं। देखे होगे, नोटिस किए होगे, कपड़े बाहर मम्मी फैलाती हैं धूप से, आपके इन्वायरमेंट में 40-50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी है तो भी, और 30 डिग्री सेल्सियस पे भी कई बार कपड़े सूख जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले लिक्विड जो है गैस फॉर्म में चेंज होके वेपर्स के साथ पानी जो है हवा में उड़ जाता है, इन्वायरमेंट में डिफ्यूज़ कर जाता है, जिसकी वजह से कपड़े सूख जाते हैं। कपड़े का जो पानी है वो वेपर फॉर्म में इन्वायरमेंट में डिफ्यूज़ कर गया। तो जब बॉइलिंग पॉइंट से पहले लिक्विड गैस फॉर्म में चेंज हो जाए तो उस प्रोसेस को इवापोरेशन कहते हैं। इवापोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले ही लिक्विड जो है गैसेस फॉर्म में चेंज हो गया, उसको इवापोरेशन कहते हैं। रीज़न फॉर इवापोरेशन, एट अ गिवन टेम्परेचर in any gas, solid or liquid, there are particles with different amount of kinetic energy. In case of liquid, a small fraction of particle at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction of other particles and get converted into vapor. होता क्या है, ये सरफेस है आपका, इस सरफेस के ऊपर जैसे आप कपड़ा है, मान लो आपका कपड़े का, मेरा हाथ सपोज करो कपड़ा है, तो कपड़े का जो सरफेस है उस पर सरफेस पे जो पानी के मॉलिक्यूल है उनके पास नीचे वाले मॉलिक्यूल से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। अब ये क्या करते हैं, इनके पास बेसिकली जैसे कपड़ा है, नीचे ऊपर ये कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, पानी के पार्टिकल्स हैं, नीचे पानी के पार्टिकल है। इन नीचे वालों को ऊपर से भी फोर्स लग रहा है, नीचे से भी हर तरफ से फोर्स लग रहा है ऐसे आसपास। इस पार्टिकल को अगर आप नोटिस करो, ये पानी के पार्टिकल हैं, अगर आप इस पार्टिकल को नोटिस करो तो इधर से भी फोर्स, इधर से भी फोर्स, ऊपर नीचे हर साइड से इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी, फोर्स ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। ऊपर वाले पार्टिकल के ऊपर बस साइड से फोर्स लग रहा है, नीचे से फोर्स लग रहा है। ऊपर वाला हिस्सा इसका पूरा
इस वाले पार्टिकल जो ऊपर पार्टिकल थे उनके ऊपर वाला हिस्सा खाली है, तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो जो सरफेस वाले पार्टिकल्स होते हैं वो जल्दी वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और निकल के सरफेस से डिफ्यूज़ आउट करके बाहर इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले ये प्रोसेस हो जाता है। इवोपोरेशन बेसिकली हम डिफाइन करते हैं बॉइलिंग पॉइंट से पहले जब ये प्रोसेस हो जाता है। तो अभी इवोपोरेशन की डेफिनेशन समझ ली। इवोपोरेशन में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इवोपोरेशन इज द सरफेस फिनोमिना। इट इज अ सरफेस फिनोमिना, ठीक है। बॉइलिंग जो है बल्क फिनोमिना, पूरे कंटेनर में जितना भी लिक्विड है सबके काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाती है बॉइलिंग पॉइंट पे रीच करने टाइम। इवोपोरेशन में सिर्फ सरफेस वाले जो पार्टिकल्स हैं वो सरफेस को छोड़ के ऊपर भागते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपोरेशन। 5 फैक्टर्स: टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सरफेस एरिया, विंड और बॉइलिंग पॉइंट। ये 5 फैक्टर एज इट इज़ आप याद कर लोगे, बहुत अच्छा है, पेपर में आएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, अगर टीचर का मन किया तो दे भी सकता है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपोरेशन, डिस्क्राइब या गिव आंसर इन डिटेल। तो ये सारे एज इट इज़ ये वाला स्लाइड आप लिख के आओगे, 5 नंबर पूरे मिलेंगे। टेम्परेचर, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर समझो, टेम्परेचर मैंने आपको बार बार इस चैप्टर में बताया है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो पार्टिकल जल्दी सरफेस छोड़ के जा पाएगा। तो जब भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा इवोपोरेशन ज़्यादा होगा। इवोपोरेशन का जो प्रोसेस है वो हायर रेट पे होने लगेगा। हायर द टेम्परेचर मोर इज़ द रेट ऑफ इवोपोरेशन एज मोर मॉलिक्यूल्स आर एनर्जेटिक इनफ टू एस्केप। सरफेस पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो पार्टिकल जल्दी डिफ्यूज़ एस्केप कर पा रहा है सरफेस से, तो रेट ऑफ इवोपोरेशन ज़्यादा है। ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी इज़ द कंटेंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। तो अगर एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी पानी की मात्रा, पानी का अमाउंट ज़्यादा है, तो अगर ह्यूमिडिटी मतलब अगर इन्वायरमेंट में एक तरीके से एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वाटर वेपर्स ज़्यादा अमाउंट में है तो सरफेस से डिफ्यूज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा इन्वायरमेंट में अब जितना है, लेट्स से अगर 10 ग्राम वाटर वेपर्स को अकोमोडेट कर सकता है इन्वायरमेंट और अभी ऑलरेडी उसमें 8 ग्राम वाटर वेपर्स हैं, तो कपड़े में से सिर्फ 2 ग्राम वाटर वेपर्स और निकल पाएंगे। अगर इसी केस में अगर इन्वायरमेंट में अभी 4 ग्राम वाटर वेपर हैं तो कपड़े में से 6 ग्राम वाटर वेपर्स और निकल पाएंगे। तो इस केस में, सेकेंड केस में, ये फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में कपड़ा देर से सूखेगा और सेकेंड केस में जल्दी सूख जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ने पे रेट ऑफ इवोपोरेशन कम हो जाता है। हायर द ह्यूमिडिटी लोअर इज द रेट ऑफ इवोपोरेशन एज एयर इज ऑलरेडी सैचुरेटेड विथ मॉइस्चर एंड कैन नॉट अकोमोडेट मोर वेपर्स। समझ में आया? लिख के समझाया, सारा पॉइंट्स क्लियर है। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में भेज डाल दो, अलग से वीडियो बना दूंगा, नहीं तो अगर छोटा डाउट होगा तो उधर ही समझा देंगे, नहीं तो अगर कुछ मेजर डाउट होगा काफ़ी सारे बच्चों को होगा तो इस पर एक अलग सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। चलो आगे चलते। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, जितना कपड़े को मम्मी लोग जब भी फैलाती हैं बाहर सूखने के लिए तो उसको फैलाती हैं ऐसे, हम तो लड़के तो जाते हैं ऐसे रख के, लुड़ी ऐसे बंधा हुआ सा ही रख के चले आते हैं, मम्मी लोग बाकायदे फैला के अच्छे से रख के आती हैं। उनको पता है, उन्होंने साइंस नहीं पढ़ी है, प्रैक्टिकल लाइफ में से ही सीख रखी हैं कि सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा सरफेस, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतने ज़्यादा पार्टिकल्स एक्सपोज रहेंगे, उतने ज़्यादा पार्टिकल्स के पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रहेगी, उतना जल्दी पार्टिकल्स जो है एस्केप आउट कर पाएंगे। तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, इवोपोरेशन का रेट ज़्यादा हो जाएगा। लार्जर द सरफेस एरिया मोर पार्टिकल्स हैव चांस टू एस्केप एंड हेंस फास्टर इवोपोरेशन, ठीक है। सरफेस एरिया वाला पॉइंट भी क्लियर। आगे चलते हैं विंड स्पीड। अब ये कपड़ा जैसे आपका टंगने सूखने के लिए टांगा गया है रस्सी पे, हवा जितनी तेज़ी से आर पार करेगी उतनी तेज़ी से, जितनी तेज़ हवा रहेगी उतना ज़्यादा जो वाटर है वेपर्स के फॉर्म में निकल पाएगा। समझ पा रहे हो? जितने तेज़ी से बुलेट आएगी उतने ज़्यादा हार्म होगा। ये रिलेट कर पा रहे हो? धीरे से कुछ फेंक के मैंने आपको मारा तो आपको कम चोट लगेगी, तेज़ से फेंक के मारा तो ज़्यादा चोट लगेगी, ज़्यादा आपके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, ज़्यादा मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा। तो अगर जितनी तेज़ी से कपड़े को विंड स्पीड होगी उतना जल्दी वाटर जो है वेपर्स के फॉर्म में कपड़े से बाहर निकल पाएगा, तो उतना ज़्यादा इवोपोरेशन का रेट हो जाएगा। ग्रेटर
रिमूव्स लिक्विड पार्टिकल एज सून एज दे एस्केप एंड हेंस इंक्रीजेज द इवेपोरेशन। स्पीड ज़्यादा, इवेपोरेशन ज़्यादा। बॉइलिंग पॉइंट, लोअर द बॉइलिंग पॉइंट फास्टर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन एज बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर वीकर। जितना बॉइलिंग पॉइंट जिस भी सब्सटेंस का ज़्यादा होता है उसको ज़्यादा एनर्जी देनी होती है, यानी उसके बॉन्ड्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जिस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका इवेपोरेशन ज़्यादा तेज हो जाएगा। एक काम कर लेते हैं, एक बार सारे लिख लेते हैं। इफेक्ट ऑन इवेपोरेशन, इसको मैं ई से दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इवेपोरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, टेम्परेचर ज़्यादा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा तो इवेपोरेशन कम होगा। इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतने ज़्यादा पार्टिकल जल्दी डिफ्यूज़ कर पाएंगे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड, जितना तेज़ी से हवा चलेगी उतनी जल्दी से पार्टिकल्स को लेके साथ में उड़ जाएगी, तो जल्दी इवेपोरेशन का प्रोसेस हो पाएगा। इवेपोरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो उसको बॉन्ड ब्रेक करना डिफ़िकल्ट होगा, उसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। अब होता क्या है, जब इवेपोरेशन हो रहा है पार्टिकल सरफेस से एटमॉस्फेयर में जा रहा है तो आसपास के पार्टिकल से एनर्जी खींचता है, तो आसपास के पार्टिकल का एक तरीके से हीट खींच लेता है, जिसकी वजह से आसपास के पार्टिकल्स को ठंडा कर देता है। ड्यूरिंग इवेपोरेशन पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सरफेस टू कंपनसेट द लॉस ऑफ एनर्जी मेकिंग द सराउंडिंग कूल। पार्टिकल जब बाहर निकल रहा है तो जो एनर्जी वो खर्चा कर रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए आसपास के पार्टिकल से एनर्जी खींचता है। एनर्जी खींचेगा तो टेम्परेचर कम करेगा, जिसकी वजह से उसका कूलिंग इफेक्ट आता है। दिस इज़ नोन एज कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। इसका डेली लाइफ कुछ एग्जांपल होते हैं, ये डायरेक्टली आप याद कर लेना। इसमें बेसिकली मैं बता देता हूँ, अगर आप हाथ पे नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है मम्मी लोग यूज़ करती हैं, जिसमें बेसिकली एसीटोन नाम का केमिकल होता है, उसको हाथ पे रखोगे तो काफ़ी जल्दी वो उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो जल्दी आपके हाथ पे रखते ही वो एयर में डिफ्यूज़ हो जाता है। या तो आप पेट्रोल वगैरह भी हो देखे होगे तो कभी हाथ पे जल्दी ज़मीन पे गिरता है तो थोड़ा जल्दी से डिफ्यूज़ होने लगता है, तो आसपास का ज़मीन को छुओगे तो ठंडा सा लगेगा। हाथ पे एसीटोन रखोगे, इवोपोरेट होके एनवायरनमेंट में डिफ्यूज़ कर जाएगा, आपके हाथ को ठंडक फील होगी। यही फिनोमिना गांव में पहले होता था, हमारे भी नानी के यहाँ होता था, दादा दादी के यहाँ जब जाते थे नानी के यहाँ तब होता था। अब तो बहुत कम लोग ऐसे यूज़ करते हैं। रात के समय छत पे, गर्मी के मौसम में बेसिकली ज़्यादा होता है, दिन में सारे धूप के जो पार्टिकल्स आ रहे हैं, एनर्जी जो अर्थ से आ रही है, सन से आ रही है, उसको छत जो है एब्जॉर्व करके बहुत गर्म हुआ पड़ा रहता है। उस पर जब हम पानी डालते हैं तो पानी क्या करता है, छत के साइड मतलब छत अपने पानी सरफेस से इवोपोरेट होके एटमॉस्फेयर में जाता है और आसपास के पार्टिकल से एनर्जी खींच लेता है, जिसकी वजह से छत ठंडा हो जाता है। दूसरा पॉइंट है। हाँ, तीसरा पॉइंट होता है स्वेट का इफेक्ट आता है, जो हमारे बॉडी में जो शरीर से पसीना निकलता है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके एनवायरनमेंट में डिफ्यूज़ करता है तो ठंडक लगती है। अगर आपको पसीना हुआ हो, आप पंखे में भी जाके बैठोगे तो कूलर वाली फीलिंग आने लगती है, क्योंकि पार्टिकल जल्दी डिफ्यूज़ कर रहा होता है, तो पार्टिकल जल्दी इवोपोरेट हो कर रहा होता है, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट आता है। यही सेम आपका वाटर कूलर्स जो अपने गर्मी में यूज़ होते हैं उसमें भी सेम इफेक्ट रहता है, कूलिंग इफेक्ट। अच्छा, ये टेम्परेचर स्केल इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन तो आना पक्का है। डिफरेंट आपने अभी तक सेल्सियस स्केल, दो टाइप के स्केल पढ़े होंगे। एक सेल्सियस स्केल पढ़ा था, सेल्सियस स्केल और एक फ़ारेनहाइट स्केल। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बचपन से पढ़ते आ रहे, एक नया आपके सिलेबस में ऐड होगा केल्विन स्केल। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए 273.15 को ऐड करते हैं। डिग्री सेल्सियस को जब हमें केल्विन में चेंज करना होता है तो जो भी टेम्परेचर से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो उसको अगर डिग्री केल्विन में लिखना होगा तो 10 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कर देंगे, ये हो जाएगा 283 केल्विन।
जो आपका ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, इसको अगर केल्विन में लिखना है तो टेम्परेचर इन केल्विन हो जाएगा 37 प्लस 273, ये हो जाएगा आपका 310 केल्विन। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कि सेल्सियस से केल्विन में चेंज करने के लिए सेल्सियस का जो भी टेम्परेचर है उसमें 273 ऐड करना है। उल्टा अगर इसका होगा केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना है तो 273 माइनस कर देंगे। इसी को ऐसे देखो ना, डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा TK माइनस 273, इस 273 को इक्वल टू के इस साइड ले आए तो माइनस में हो गया। डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में रिप्रेजेंट करने के लिए 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन सेल्सियस पूरे में प्लस 32 कर देते हैं। ये दोनों फॉर्मूला है, बेसिकली आप फॉर्मूला याद कर लो, क्वेश्चंस आएंगे डायरेक्ट इन दो फॉर्मूले पे पक्का एक या एक दो क्वेश्चन तो आना पक्का है। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक होमवर्क दे के जाता हूँ। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ऐसे कौन कौन किस टेम्परेचर पे डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होता है, किस टेम्परेचर पे सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट स्केल पे टेम्परेचर जो है बराबर शो करता है। केल्विन और सेल्सियस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कभी भी सेल्सियस में 273 ऐड करोगे तो ही केल्विन बनेगा, तो सेल्सियस और केल्विन कभी बराबर नहीं हो सकता। लेकिन एक टेम्परेचर होता है जिसपे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होता है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है वो कौन सा टेम्परेचर होता है। ठीक है, चलो अपना चैप्टर हो गया है ख़त्म। लाइक करोगे ही, पसंद आया है तो लाइक तो करोगे ही, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, शेयर भी कर ही दोगे, सब्सक्राइब तो करना कर दो भैया। सब्सक्राइब करोगे रीच बढ़ेगी, मोटिवेशन मिलेगा, और बेटर कंटेंट लेके आऊँगा। लो तुम्हारे सामने हाथ भी जोड़ लेता हूँ, कर दो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। चलो थैंक यू। अब अगला फिज़िक्स या बायो का कोई नया चैप्टर, अगला चैप्टर लेके जल्दी हम वन शॉट उसका भी अपलोड करेंगे। चलो टाइम नहीं वेस्ट करते तुम लोग का, बाय बाय टाटा।